I'll start at 11:15. तो कोई भी डाउट है प्लीज क्वेश्चन पूछो, जितना क्वेश्चन पूछोगे उतनी क्लैरिटी होगी। ये पेपर नया है, तो अगर आपको ऑलरेडी है नॉलेज फाइनेंस के बारे में, वेल एंड गुड। कोई भी डाउट हो किसी भी पार्ट पे जो मैं करा रही हूँ, एंड सी वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ ब्रिंग टू योर नोटिस that you have altogether 5 units and I have been given total of 7 classes. जो मेरी एक क्लास मिस हुई थी बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू, वो आई एम प्लानिंग टू काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज दैट मे बी लास्ट जो हमारा क्लास होगा लास्ट सैटरडे, उसके नेक्स्ट सैटरडे में मैं वो क्लास शेड्यूल करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। मैं पूरा आपको बहुत डिटेल में नहीं करा सकती हूँ 5 यूनिट 7 लेक्चर्स में। और आई कैन डू वन थिंग आफ्टर बैंकिंग, नो आई विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट फर्स्ट। इन्वेस्टमेंट पहले कर लेते हैं ताकि जो आपका एक यूनिट रह जाता है मेजरली, वो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स या पोस्ट ऑफिस क्या सारी स्कीम्स प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल प्लानिंग। Okay, so wo you all can give it a read. In case I get the class that I already missed, I'll cover that unit as well. So today we're going to talk about what is banking system. I'll just wait for 5 minutes and then I'll start the class. I'm waiting for more attendees, more students to join. Okay. Okay, class. Now I think I'll start with the lecture. So, like I already said, today we'll be talking about banking services in India. Okay. See, if you talk about the banking system or the banking sector, so जभी भी हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की,
Specifically, if you talk about from Indian perspective or from the modern economy, modern Indian economy, तो बैंकिंग सेक्टर को ना लाइफलाइन बोलते हैं इंडियन मॉडर्न इकोनॉमी की. Why? Because it is considered to be the most important financial pillar of an economy. Why we are calling it a financial pillar? Because it actually takes care of all the financial activities in a particular country. Banking sector is important for economic development of any country. I'll tell you how it is important कि कैसे banking sector जो है वो economic development में help कर रहा है. And also it helps in meeting the financing requirements of trade, industry and agriculture. If you all can kind of, just remember when I have done with you all personal loans. तो मैंने बोला था personal loan को हम personal finances भी बोलते हैं. तो जब भी हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर ही रही है, साथ साथ जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है या फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है उसके लिए, इफ यू टॉक अबाउट अ ट्रेडिंग बिजनेस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इवन अबाउट इंडिविजुअल, तो ये आपकी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट को भी मीट करती है. And that is why it is said the development of any country is entirely linked with the development of the banking sector of the country. So why are you talking about it कि डेवलपमेंट किसी कंट्री का बैंकिंग सेक्टर से लिंक है कि बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली प्लेज अ मेजर ग्रेट रोल इन डेवलपिंग अ नेशन, इन डेवलपिंग एन इकोनॉमी ऑफ अ नेशन. Banks today are considered as the leader of development and not as the dealers in money. जब भी you hear of this term और जब भी बैंक की बात सुनते हैं तो हमें क्या लगता है, बैंक क्या करती है, जनरल पर्पस क्या होता है, मोबिलाइज करती है फंड, मोबिलाइज करती है फंड फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द इंडस्ट्रियल यूनिट. हाउस होल्ड के पास एक्सेस ऑफ फंड है, सेविंग हमने ऑलरेडी करा है, तो बैंक का खाली यही काम नहीं होता है दैट इट डील्स इन मनी. व्हाई वी कॉलिंग बैंक्स एट डीलर ऑफ मनी और डीलर्स in money? See what bank does. Let's suppose I am a household, I have surplus of money. So what I will do, I will keep the money in the bank and bank will give me certain rate of interest on my saving. ठीक है, तो मैंने बैंक को पैसे दिए, बैंक सेविंग में रखे और बैंक मेरे को क्या कर रही है, इंटरेस्ट रेट दे रही है. बैंक उसी पैसे को क्या करती है, किसी थर्ड पर्सन को लेंड करती है और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है. सो सी दे आर जस्ट डीलिंग इन द मनी. बट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. अभी जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि बैंक का काम खाली टू डील इन द मनी नहीं है. Apart from that, bank is playing all kind of undertaking a lot of development works as well. So they play a very crucial important role in mobilization, जो मैंने बोला ना, mobilization of deposits and providing credit facilities to different sectors of the economy. It can be said that banking industry reflects the economy health of a country. So if your banks are performing good, we assume that your economy is also in a better condition. And in case your banks are not performing good, not doing good, your economic health is said to be affected in a negative way. It says that this sound banking sector further helps in efficiently mobilizing saving into various productive sector. See, बैंक जो मोबिलाइजेशन का काम करती है ना, उसको आप बोल सकते हो वन ऑफ द मेजर रीजन क्यों हम इन्हें डेवलपमेंट लीडर बोलते हैं. जिनके पास सरप्लस फंड है उनसे आप पैसे लेके यू आर प्रोवाइडिंग इट टू दोज यूनिट्स हु नीड मनी. क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो सो दैट दे कैन यूटिलाइज द मनी एंड start their particular business, maybe any sort of business they are engaged into or their activities. तो जब भी आप क्रेडिट फैसिलिटीज दोगे तो क्या होगा, जो आपकी इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, वो प्रॉस्पर करेगी. दैट इज व्हाई इट इज सेड कि अगर आपका साउंडिंग बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सेक्टर है, तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप इफिशिएंटली मोबिलाइज करो. इफिशिएंट मोबिलाइजिंग का मतलब क्या हो गया, सेविंग्स हैं हाउस होल्ड के पास, बैंक एक्ट एज एन इंटरमीडिएट, सेविंग को चैनलाइज करता है, मोबिलाइज करता है so that it reaches out to the units, industrial units who are in need of financial resources. तो यहां से पैसे बैंक ने लिया और उसे क्या कर रहा है, लेंड कर रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. अगर खुद सोचो, अगर सेविंग्स आपके पास या जो हाउस होल्ड के पास है, इफ इट डज नॉट रीचेस टू द
पर्सन, द इंडिविजुअल और द ट्रेडिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल यूनिट जिन्हें जरूरत है पैसों की, तो दे विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट देयर वर्क। उससे क्या होगा, आपकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन सिचुएशन है वो इफेक्ट होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपको डिफाइन करना है तो बैंक प्रोवाइड करती है सर्विस टू इट्स क्लाइंट्स एंड इन टर्न रिसीव्स परक्विजिट्स इन डिफरेंट फॉर्म। आपको सर्विस प्रोवाइड देती है, फ्री में नहीं करती है वो, for sure they will charge you something or the other because they also need money to kind of work. Now if you talk about the types of bank, generally 4 categories होती हैं banks in India की। लर्न कर लो। सबसे पहले होता है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब आरबीआई या मॉनेटरी बैंक बोल लो। उसके बाद वी हैव कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक की फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। फिर आपके पास है कोऑपरेटिव बैंक एंड फिर आपके पास है डेवलपमेंट बैंक। So when we talk about central bank, you have one RBI, we call it apex body, उसको हम बोलते हैं कि नेशंस बैंक या गवर्नमेंट्स बैंक, जिसका जो काम, आई एम कॉलिंग इट एन apex body because it actually oversees or it actually regulates the functioning of the commercial or cooperative banks. It comes with the rules and regulations so that आपके जो बाकी commercial banks and all हैं, development banks हैं या cooperative banks हैं, वो अच्छे से अपनी जो भी functions हैं बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। फिर आपका कॉमर्शियल बैंक आता है। कॉमर्शियल बैंक की फर्दर 3 कैटेगरीज है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स। वन बाय वन विल बी टॉकिंग अबाउट इट। देन वी हैव कोऑपरेटिव बैंक, जहां पे आपका शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। आई विल टॉक अबाउट इन डिटेल व्हाट आर कोऑपरेटिव बैंक्स because they are like very much similar to the cooperative societies that you all have already studied. एंड फिर आता है हमारा डेवलपमेंट बैंक, जिनका जो मेजर पर्पस होता है वो डेवलपमेंट होता है। जैसे नबार्ड, नबार्ड क्या किस लिए काम करता है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक बैंक बनाई गई है कि जो आपके एग्रीकल्चरल फील्ड है या जो रूरल एरियाज है उन्हें हम डेवलप कर पाए। सेम विद सिडबी देख लो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इनका क्या है कि ये एसएमईज को, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंड मीडियम साइज जो एंटरप्राइजेस हैं उनको ये सपोर्ट करती हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज या इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। फिर होता है एग्जिम। एग्जिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। दिस एक्चुअली कम्स इनटू पिक्चर व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन ट्रेडिंग। जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा एग्जिम बैंक आ जाता है, बिकॉज डेवलपमेंट बैंक इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट, you can say uplifting, is concerned about uplifting and actually assisting the export, supporting the export को any country in the world would want to kind of enhance, increase their export and reduce, maximize their import. तो Exim Bank आपका comes into picture जब भी आपका export import involved है. And then we have National Housing Bank, which is there for providing the housing facilities and all. See class, again I'll tell you, whenever you get a question, maybe if you get a question on types of bank or banks, so make sure you kind of are writing the answer and also using the pictorial representation. इसी जो टाइप्स अभी हमने डिस्कस करी है इसको आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल। सेंट्रल बैंक, आरबीआई को मॉनेटरी बैंक भी कहते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है, जैसे मैंने बोला ना, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, और इसे हम बैंकर्स ऑफ बैंक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज एन एपेक्स बॉडी व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल टू काइंड ऑफ मैनेज द कंसिस्टेंसी ऑफ द मनी फ्लो, कि जो हमारी कंट्री में मनी फ्लो हो रही है या जो करेंसी फ्लो हो रही है मैनेज करता है। दूसरी चीज कि ये ना एक गाइड करता है, गाइडिंग फोर्स की तरह है, जो सारी बैंकिंग जो आपके हैं, सारे टाइप्स ऑफ बैंक्स जो हैं उनको सुपरवाइज करता है, सो दैट ये किसी एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, या ये जो बैंक्स हैं, बाकी बैंक्स हैं, ये इफिशिएंटली काम करें। इसीलिए जब भी हम आरबीआई की बात करते हैं ना, या सेंट्रल बैंक्स, लर्न कैसे करें, इसे याद कर लो, सुपरवाइजरी या रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर बैंकिंग सेक्टर। ओके, तो
आपका आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्या है? कुछ नहीं है, ये आपका बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, जिसे हम बैंकर्स ऑफ बैंक बोलते हैं। मतलब बैंक को ये बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, सुपरवाइज करता है, गाइड करता है, रेगुलेट करता है, इसीलिए बैंकर्स ऑफ बैंक बोल रहे हैं। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फंडिंग पॉलिसी ऑफ अ नेशन, कि आपके कंट्री की फंडिंग पॉलिसी क्या है। Their main responsibility is to manage the consistency of the money flow. Consistency of the money flow as in there should be not excess supply of money in the market, ना ही deficit in the supply of the money in the market. तो they kind of manage the वो तभी ये rates, repo rate and all decide करते हैं, so that अगर excess money है तो आप उसे control कर सको, deficit है तो आप money flow को बढ़ा सको। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द गाइडिंग प्रोविजंस टू ऑल द बैंक, जो मैंने बोला सुपरवाइज करता है कि कैसे इन सारे बैंक्स को वर्क करना है on the various issues like banking, operations, governance as in उनकी जो एक्टिविटीज हैं या जो उनके प्रोसेसेस हैं, हाउ आर दे गवर्निंग। ओके, कस्टमर केयर, कि आप अपने कस्टमर केयर से कैसे डील कर रहे हो, कस्टमर के ग्रीवेंसेस को कैसे हैंडल कर रहे हो, उनके इश्यूज को कैसे, आप कितने कंसीडरेट हो एक्चुअली। A technical standard to be maintained and disclosure of financial position so that these banks can work efficiently. They also make ensure कि जो बाकी बैंक्स हैं हमारे, कोऑपरेटिव हो, कॉमर्शियल हो, डेवलपमेंट हो, वो डिस्क्लोज कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, बिकॉज इनका जो मेजर कंसर्न होता है आरबीआई का, वो ये होता है कि जो नॉर्मल पब्लिक है वो उन्हें कोई डिफ्रॉड या फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस ना कर पाए उनके साथ, इसीलिए इन्हें हम सुपरवाइजरी और रेगुलेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए। फिर होता है कॉमर्शियल बैंक, नाम से ही पता चल रहा है कॉमर्शियल बैंक मतलब कॉमर्शियल आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे एक्सेप्ट कर रहा है आपका डिपॉजिट, मेरे पास सरप्लस फंड था तो दे विल एक्सेप्ट माय मनी एंड दे विल पे मी अ सर्टेन इंटरेस्ट ऑन माय सेव, तो दे आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, that is also a work, no, that is also a facility, no, they're keeping our money safe with them. So accepting deposit, like to be very honest, if someone asks me to keep their money with me, I would say no, because with with accepting the deposit there comes responsibility, right? तो कॉमर्शियल बैंक जो आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी ग्रेट फैसिलिटी दैट दे आर प्रोवाइडिंग. Not only they accept deposit, they also provide this facility of crediting loans and other functions. Overdraft and all, we'll be talking about it. तो ये आपको ना accept कर रहे हैं deposits, credit facilities दे रहे हैं, and they provide you n number of other facilities as well. Sometimes they're also called as deposit banks or called as joint stock companies registered under special act. इन्हें हम डिपॉजिट बैंक्स भी बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज बोलते हैं. व्हाई वी आर कॉलिंग देम जॉइंट स्टॉक कंपनीज? बिकॉज बैंक्स के लिए हमारे पास स्पेसिफिक एक्ट होता है जिसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है. So once you get registered under it, you call joint stock companies. They generally give short-term loans to their customers, but sometimes in some special circumstances, they can also provide you medium-term loan also. तो कॉमर्शियल बैंक का जनरल सेंस में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, बट अगेन sometimes in some circumstances, special circumstances, they can even provide you with medium term loans. Okay, commercial banks are further categorized into three categories: public sector bank, private sector bank and foreign banks. Public sector नाम से क्या हो जाता है, जहां पे जो मेजर स्टेक है, if the major stake is held by the government, we call it a public sector bank. Okay, same with private का ही same definition है, major stake is held by individuals and corporates, not the government, तो वो private sector banks हैं. Foreign banks का क्या होता है, इनका stake की बात नहीं है, anyone like government generally do not have any stake in the foreign banks, but they can also have the stake, मतलब share in the foreign banks. बट फॉरेन बैंक को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम स्टेक से ना करके हम उनकी रजिस्टर्ड ऑफिस से करते हैं. जैसे मैंने बोला ना कि जो कोऑपरेटिव, जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं अंडर स्पेशल एक्ट. तो जो स्पेशल एक्ट है वो इंडियन एक्ट है, ठीक है. बट जब हम फॉरेन बैंक्स की बात करते हैं, दे आर रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, मे बी सम फॉरेन स्पेशल एक्ट, बट instead of the fact that they are registered outside India, still they operate in India. उनके branches होते हैं,
एंड जो ये ब्रांचेस है, these branches are wholly owned subsidiaries. I'll tell you what is wholly owned subsidiaries. First, let's talk about public bank. देखो पब्लिक बैंक का क्या सिंपल सा है कि पब्लिक बैंक वो बैंक होती हैं जिनका जो मेजर स्टेक गवर्नमेंट के पास हो, ठीक है। अगर हम बात करें तो टिल 1969 only 8 public sectors banks were there. SBI और उनके 7 एसोसिएट्स थे। 69 में 14 कॉमर्शियल बैंक्स, मतलब टोटल 20 बैंक्स वर नेशनलाइज। एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं अभी आपको पूछूं पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन है, तो आप सबको पता है कि जिनमें जो मेजर स्टेक होल्डिंग गवर्नमेंट की, मेजर का मतलब 51% और मोर, 51% is major stakeholding. But if you talk about the time period of 1970s, that particular point of time when these 20 banks were nationalized, 100% ownership was held by the government of India. But then आपका जब LPG आया ना, liberalization, privatization and globalization, another reason was कि जब भी these banks were central government banks, public sectors bank, they were not performing good. तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेटाइज करना शुरू करा और अपनी स्टेक को कम किया। बट स्टिल मेजर स्टेक एज एन अभी भी 51%, मिनिमम 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होनी ही चाहिए। व्हाई वी टॉकिंग अबाउट मेजर स्टेक होल्डिंग? 51% स्टेक होल्डिंग अगर गवर्नमेंट की है तो मतलब जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इज मैनेजिंग सच बैंक्स, दैट इज व्हाई वी कॉल देम पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सेकेंड, प्राइवेट जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट। यहाँ पे जो मेजर स्टेक होल्डिंग है वो इंडिविजुअल्स की होती है और कॉर्पोरेट्स की होती है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। एंड सी ये बैंक जो है ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यू कैन हैव मल्टीपल एग्जांपल्स इन योर हेड इफ आई आस्क यू अबाउट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यू नो। तो ये बहुत रैपिडली दे आर इंक्रीजिंग इन द रीसेंट टाइम बिकॉज ऑफ द, लाइक आई सेड, एलपीजी, ग्लोबलाइजेशन। अभी ग्लोबलाइज हो रहे हैं, वी आर नो मोर अ क्लोज्ड इकोनॉमी, you know, we are actually, the whole world has become a single market. तो वहां पे क्या हो रहा है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू द कस्टमर, एंड दे आर एक्चुअली गिविंग टफ कंपटीशन टू द गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर बैंक्स। Why? Because when we talk about public sector banks, as I said, control management is with the government, and जो नाम होता है public sector bank, that actually depends upon कि आपका जो पब्लिक सेक्टर क्यों बोल रहे हैं कि आपका जो मेजर कंसर्न होगा दैट विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट, यू नो, दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक इन जनरल। बट प्राइवेट में क्या होता है, उन्हें पब्लिक मेजर, सी व्हेन आई एम सेइंग पब्लिक इज द मेजर कंसर्न, दैट मींस दे आर मोर कंसिडरेट अबाउट द जनरल पब्लिक। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ ऐसा नहीं होता है, उनका मेजर जो you can say goal might be growth, expansion, profit. फॉरेन बैंक, जैसे मैंने बोला कि ये बैंक्स को हम स्टेक होल्डिंग से नहीं कहते हैं, ये बैंक का जो मेजर क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है कि वेयर इज देयर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड। Okay, so when it is a foreign bank, that means registered office is situated outside India. But how will they operate, and why we are talking about foreign banks then? They operate in India through their branches. इनकी branches होती हैं या wholly owned subsidiaries होती हैं। Subsidiaries जो companies होती हैं, आपकी दो companies होती है, holding company, parent company बोलते हैं, और subsidiary company। तो आपकी जो होल्डिंग कंपनी है, जैसे फॉरेन बैंक जो है, मैंने बोला रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, लेट्स सपोज यूएस में रजिस्टर्ड है, तो वो जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है, यूएस का जो बैंक है वो अपनी एक सब्सिडरी लाएगा, मेजर स्टेक होल्डिंग जो है ना वो आपकी होल्डिंग कंपनी की होगी, उस बैंक की होगी जो फॉरेन में रजिस्टर्ड। तो मतलब जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, दैट इज लाइंग विद द foreign bank, that is why we are calling it a foreign bank, but they operate normally in the Indian market. They will help their clients in raising external commercial borrowing. Internally आप नहीं कर रहे हो, externally वो आपको borrow करने में help करेंगे। And when we talk about foreign banks ना, there is this drawback also associated with foreign bank. First being they have to abide by the rules and regulations of the India, क्योंकि आप इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो। सेकेंडली, इंडिया के साथ साथ लोकल रूल्स के साथ साथ आपकी जो भी गाइडलाइंस है
फॉरेन गाइडलाइंस हैं या आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं या सेबी की, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं या इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, जो इंश्योरेंस एंड ऑल को रेगुलेट करती है, सारी गाइडलाइंस को आपको अबाइड बाई करना होता है। तो ये हो गए हमारे कॉमर्शियल बैंक्स के 3 कैटेगरी। अब आती है कोऑपरेटिव बैंक्स। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो है समवेयर रिलेटेड किससे होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। अगर याद हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर दी वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कम टुगेदर टू मीट देयर इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल नीड्स। ठीक है, एंड नाउ सी हाउ डू दे ऑपरेट, हाउ डू दे वर्क। दे हैव अ सिमिलर, उनका जो एक गोल होता है ना, कॉमन गोल होता है। सो दे कम टुगेदर, देयर इज नो सच पॉलिसी ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। वॉलंटरी का मतलब है जिसे जुड़ना है वो जुड़ सकता है। अब ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये समवेयर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह ही हैं, बट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी याद हो तो वो ना कभी कभी आपको बिजनेस पर्पस के लिए हो सकती है, कभी कभी हाउसिंग के लिए हो सकती है। ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जनरली ये आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज। एंड इफ यू टॉक अबाउट कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ इंडिया, इनका जो मेजर कंसर्न होता है, इन्हें ना नीड ऑफ एग्रीकल्चरल, रिटेल ट्रेड, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन एंड नॉर्मली इन द रूरल, semi urban and urban area, मतलब major concern is in the rural areas or semi urban areas, but they also operate in the urban areas as well. So their concern is providing the financial or the banking facilities to maybe the agricultural sector or the retail trade or the SMEs or the self employed businesses. और इनका मोटिव सिंपल सा होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। ठीक है, कुछ टाइप्स हैं, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। जब हम बात करें शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, अगर ये स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक है तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है मेनली प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी एट द बेस लेवल। इनका जो काम होता है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और शॉर्ट टर्म आपको क्रेडिट फैसिलिटीज ये आपको प्रोवाइड करेंगे। लॉन्ग टर्म जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका क्या है कि लोन्स आर गिवन टू द मेंबर्स ऑन मॉर्टगेज ऑफ देयर लैंड एंड सी लाइक दे विल गिव मी लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज, नाम से ही पता चल रहा है। सो नाउ व्हेन दे विल गिव मी द लोन दे विल काइंड ऑफ आस्क मी फॉर अ कोलैटरल। ठीक है, कोलैटरल देते हैं, या इनका ना मॉर्टगेज का सिस्टम होता है, मतलब अगर मेरी लैंड की प्राइस 10 लाख है तो 50% ऑफ द वैल्यू जो है वो उतने ही अमाउंट का मुझे लोन देंगे, उससे ज्यादा का नहीं देंगे। ऐसे कुछ स्टेट्स में ये अमाउंट 30% देखिए, अगर 10 लाख का मेरे पास प्रॉपर्टी है, असेट है, तो मैक्सिमम जो मेरे को लोन देंगी लॉन्ग टर्म क्रेडिट एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन वो 3 लाख तक देंगे। जैसे मैंने बोला शॉर्ट टर्म जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, लॉन्ग टर्म जो है ना स्टेट लेवल पे काम करते हैं। और फिर आती है आपकी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। स्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड अर्बन, ये प्राइमरीली कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में होते हैं, और ये लोन प्रोवाइड करते हैं स्मॉल बोरोवर्स को, बिजनेस हाउसेस को। इनका जो स्कोप है ऑपरेशन का दैट हैज एक्चुअली एक्सपेंडेड कंसिडरेबली नाउ, अब बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुआ है। So these banks can also spread their operation to other states. Okay, so it's not like कि वो एक ही urban area में रहेंगे, wherever they want they can even spread their operation to other states. And such banks को हम बोलते हैं multi-state cooperative bank. If you're not operating in other states, multiple states, तो आपको multi-state cooperative banks नहीं बोलते हैं, urban cooperative bank बोलेंगे। But अगर आप एक नहीं कई सारे states में, urban areas में स्मॉल बिजनेसेस को, स्मॉल बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड कर रहे हो, तो हम आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बन जाते हो। मैंने बोला ना बैंक की 4 कैटेगरी है, सेंट्रल बैंक, आरबीआई, फिर हमने बात करी कॉमर्शियल बैंक जिनमें 3 कैटेगरीज थी, यू हैव पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन। देन वी टॉक्ड अबाउट कोऑपरेटिव बैंक जिसमें शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे। लास्ट कैटेगरी इज डेवलपमेंट बैंक।
नाम से ही समझ में आ रहा है। कोऑपरेटिव मतलब वॉलंटरीली आ रहे हैं, एक दूसरे का हेल्प का मोटिव होता है इनका। कॉमर्शियल का मतलब है कॉमर्शियल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिपॉजिट लेंड कर रहे हैं मनी। आरबीआई का मतलब है सुपरवाइज कर रही है, बैंकर्स ऑफ बैंक है, जितने भी बैंक्स है ना सबकी वो अपेक्स बॉडी है, गाइड करती है, सुपरवाइज करती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। आपकी कंट्री में कितना फ्लो ऑफ मनी है, करेंसी का जो एक बैलेंस है वो बनाने में हेल्प करती है। लास्ट आती है डेवलपमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है इनका जो मेजर कंसर्न होता है ना, दैट इज टू काइंड ऑफ डेवलप। इनमें भी हमारे ना बहुत सारे आपकी कैटेगरीज होंगे दैट विल बी टॉकिंग अबाउट। तो डेवलपमेंट बैंक्स आर मेजरली कंसर्न अबाउट development of certain specific area. We can also call it financial sector reform. Okay, and after the you can say establishment of such development bank, there have been changes have been witnessed, positive changes, मतलब development actually हुई है. Now when we talk about development banks, जनरली ब्रॉडली अगर कैटेगराइज करें तो इनकी 4 कैटेगरीज हैं। पहला आपका है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्हें हम बोलते हैं नबार्ड। नबार्ड, और नाम से पता चल रहा है कि इनका जो मेजर कंसर्न क्या है कि एग्रीकल्चर और रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो। See, this is an apex institution concerned with the policy, planning and operation in the field of agriculture and other rural economic activities. तो लाइक आई सेड नॉट ओनली स्पेसिफिकली अबाउट एग्रीकल्चर बट रूरल एरियाज में जो अदर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। और अगर आप नबार्ड की बात करो ना तो वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है एंड प्रमोशनल स्कीम्स ओवर द इयर्स वाज अ मेजर रीजन एंड दे हैव एक्चुअली लाइक पोस्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, आप ग्लोबलाइजेशन अगर बात करो तो आपका जो नबार्ड बैंक है उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस ग्रोथ दिखाई है एंड दे हैव एक्चुअली हेल्प्ड इन डेवलपिंग द रूरल एंड द एग्रीकल्चरल सेक्टर। इनके 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला क्या होता है, सप्लीमेंट करना रिसोर्सेस ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक, और दूसरा होता है इंश्योर करना कि कंटिन्यूअसली बिल्डअप हो रहा है साउंड, एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड वायबल कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। मतलब क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। कहाँ, रूरल एरियाज में। क्यों बात कर रहे हैं क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने की, क्योंकि हमें ना रूरल एरियाज को अपलिफ्ट करना है, डेवलप करना है। तो ये वही इंश्योर कर रहे हैं कि रिसोर्सेज हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के पास ताकि वो क्रेडिट नीड्स जो है वो मीट कर पाए अपने क्लाइंट्स एंड ऑल की। और दूसरा क्या कर रहे हैं कि ये बिल्ड हो रहा है साउंड, एफिशिएंट, इफेक्टिव आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट जो स्ट्रक्चर है वो बिल्ड हो रहा है over the period of time for providing the credit facilities to the rural areas. उसके बाद आता है आपका सिडबी। नाम से ही पता चल रहा है, देखो ये था एग्रीकल्चरल एंड रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सिडबी की अगर हम बात करें, सिडबी बेसिकली टॉक्स अबाउट द फुल फॉर्म, यू शुड नो फर्स्ट, इट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड ये प्रिंसिपल एंड एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रमोट करती है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज। एमएसएमईज क्या होती है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ना हाउ डू वी कैटेगराइज ना, इसकी बहुत कैटेगरीज है कि माइक्रो यूनिट्स कौन है, स्मॉल यूनिट्स कौन है, मीडियम एंटरप्राइज कौन है। अर्लियर इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट्स, बट अभी रिसेंटली 1920 में एक अमेंडमेंट हुआ और फिर इनके टर्नओवर के बेसिस पे हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री जो आपकी मीडियम एंटरप्राइज है, कौन स्मॉल इंडस्ट्री है एंड कौन माइक्रो बिजनेस है। ओके, फिर आता है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक जिसे हम बोलते हैं एनएचबी। इसे सेटअप करा गया था 1988 में एंड इसका जो मेजर कंसर्न था वो हाउसिंग सेक्टर के लिए था एंड इट एक्चुअली was established to mandate to promote, mandatory बना है, promote करे efficient, viable and sound housing finance companies. See, what is this sound housing finance companies? इनका जो मेजर कंसर्न था कि जो आपका हाउसिंग सेक्टर है ना, या जिन्हें भी हाउसिंग फैसिलिटीज चाहिए, तो आपकी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जहाँ पे आप ना फाइनेंस कर सकते हो अ हाउस फॉर योरसेल्फ। तो इनका मेजर कंसर्न यही था कि ये ऑगमेंट करें द फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट
फॉर द हाउसिंग सेक्टर और रेगुलेट करें। तो ये मोबिलाइज करती है, चैनलाइज करती है रिसोर्सेस, किस लिए? जो बहुत सारी आपकी हाउसिंग स्कीम्स हम प्रोवाइड कर सके, जिसका यूटिलाइज करके लोग हाउसिंग फैसिलिटीज को अवेल कर पाए। लास्ट इज योर एग्जिम बैंक, जिन्हें हम बोलते हैं, मैंने बोला ना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक, इनको हमने 82 में सेटअप किया था पार्लियामेंट में। उनका पर्पस क्या था? फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग इंडियाज फॉरेन ट्रेड। So they come into picture when the foreign trade is involved. Foreign trade is involved, so they will help you in case you are into the foreign trade. And ये principal financial institution है country में for coordinating the working of the institution engaged in financing export and imports. So जो भी institution आपके engaged है export और import में, उनको ये क्या करती है? एक तरीके से you can say सुपरवाइज कर रही है, तो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही है। तो ये हो गई हमारी कैटेगरीज ऑफ बैंक। लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। जनरली लॉट ऑफ टाइम लाइक दिस इज व्हाट वी नो अबाउट बैंक। When we talk about commercial banks, the two major function that comes to our mind, that strikes our mind is acceptance of deposit, advancement of loan. कि वो आपके पैसे को एक्सेप्ट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और आपको लोन्स एंड ऑल प्रोवाइड करते हैं। And see, there are two types of interest associated with acceptance of deposit and advancement of loan. पहला जब बात करें द रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे डिपॉजिट को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं बोरोइंग रेट। कि बैंक जब आपसे, जैसे मैं बैंक को पैसे बैंक में सेव कर रही हूँ, ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, दिस इज अ फंक्शन बाय अ बैंक। मैं एसबीआई में पैसे सेव कर रही हूँ, डिपॉजिट कर रही हूँ, तो बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचो तो एसबीआई क्या कर रहा है? मेरे डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है। सो लाइक आई सेड ना, दे विल पे मी सर्टेन, हम बोलते हैं ना रेट क्या है सेविंग अकाउंट के और करंट अकाउंट के। हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट क्या होती है, करंट अकाउंट क्या होती है, बट अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की। तो बैंक के ना दो टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट होते हैं। पहला होता है बोरोइंग रेट, जिस रेट